जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस बुक से हमने टोटल 15 सेट का डिस्कशन कर लिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रैक्टिस सेट में जो भी हम सेट नंबर चला रहे हैं बुक के हिसाब से वो नहीं रखा गया है, वो हम अपने हिसाब से उसको सेट किया। बाकी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इसी बुक से मिलेगा। इस बुक में टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है, बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आप लोग भी इस बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इस बुक को ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यानी कि आपको भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बताना है बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लगभग 63%, यानी कि 63.82% साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल में साक्षरता दर कितना है तो लगभग 94%, या फिर बोल सकते 93.91% के आसपास सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को शॉर्ट में CR दास भी बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इन्होंने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था तो याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। VR अम्बेडकर की बात करें तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हम आपको कई बार बता चुके हैं और इसका एक नोट्स भी बनाकर आपको दे चुके हैं, नोट्स का रिवीजन कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 में बताया गया है। और 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये 53 में बताया गया है। आर्टिकल 60 में क्या है तो राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अच्छा, आर्टिकल 63 में क्या है तो उपराष्ट्रपति पद है। और 52 में राष्ट्रपति पद है, 63 में उपराष्ट्रपति पद है और 74 में प्रधानमंत्री पद है। 153 में क्या है तो राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है। तो किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन मिलता है तो इसका सही जवाब है भाग 5। ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 की बात करें तो ये किससे संबंधित है तो भाग 4 जो है DPSP से संबंधित है। यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है
उसके बारे में भाग 4 में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है। चलिए बताइए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, पूछा जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। केरल में कौन सा है? पेरियार अभयारण्य। ठीक है, पेरियार अभयारण्य पूछे तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, इससे पहले किरण पब्लिकेशन का जितना भी सेट हुआ है लगभग 15 सेट आपका कंप्लीट हुआ है। सभी सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में बिहार पुलिस के बैच में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्लास का नोट्स चाहिए, ठीक है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर जीके कुछ भी चाहिए, इस पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जीडीपी का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो रासायनिक पदार्थ एक्स एवं वाई मिलकर उत्पाद पी बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो एलिमेंट है एक्स वाई, रिएक्शन करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है पी। तो पूछा गया है एक्स एवं वाई को समान रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, निम्न में से क्या सत्य है? यहाँ पर बताना है सत्य क्या है। ठीक है, और यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए पी क्या है? एक यौगिक है, और एक्स वाई क्या है? दोनों एलिमेंट है। तो देखिए पी एक यौगिक है, ऑप्शन 1 में दिया है, बिल्कुल सही है। एक्स एवं वाई यौगिक है, गलत है। एक्स एवं वाई क्या है? तत्व है। तो एक आपका 3 यहाँ पर सही है। पी की एक निश्चित संरचना है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पी एक यौगिक है, बिल्कुल सही है। एक्स एवं वाई तत्व है और पी की एक निश्चित संरचना है क्योंकि ये यौगिक है। ठीक है, तो 1 3 4 यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक आयन M3, यहाँ पर सही कर लीजिए M3+ होगा। ठीक है, एक आयन M3+ में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है। तत्व M की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए M3+ का मतलब क्या है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की हानि, ये 3 इलेक्ट्रॉन की हानि से बनता है M3+। जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होगा इस पर पावर उतना ही प्लस में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन की हानि होगा तो 2 प्लस होगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की हानि है तो 3 प्लस हुआ है। अब M में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो देखिए M3+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ पर +3 है, तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या M में हो जाएगा 13। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है और उतना ही परमाणु संख्या होता है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है तो परमाणु संख्या भी कितना है? 13। अब हमको निकालना है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 13। देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में 13 दिया हुआ है। दूसरा निकालना है पिंड संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या आप सभी जानते हैं क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलता है। तो न्यूट्रॉन कितना है? तो देख सकते हैं न्यूट्रॉन दिया है 14 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन तो देख सकते हैं EP परमाणु संख्या, तीनों बराबर है तो 13 है, तो 14 13 कितना हो जाएगा? 27। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल है और ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। जबकि नाइट्रिक अम्ल की बात करें, HNO3 ये प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जब इसका रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलेगा? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, CO2। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्या है? ये आपका जल है। अच्छा, जल का अनुभार कितना होता है? 18। लेकिन भारी जल का अनुभार पूछे तो 20 होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? तो 3 समस्थानिक होता है। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी का आपको प्रॉपर तरीका से नोट्स तैयार करके दिया जाता है वन लाइनर फॉर्म में। 2 वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है, इसके संवेग समान है, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? और देखिए, अगर आपको वो नोट्स सही है या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स सही है तो पीछे जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखाया उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो 2 वस्तुएं हैं जिनकी मात्रा 1 ग्राम और 4 ग्राम है, इसका संवेग क्या है? समान है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो K बराबर होता है P²/2m। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला होता है K बराबर ½ mv²। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा P²/2m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मात्रा 1 ग्राम और 4 ग्राम है, यानी कि मात्रा जो अलग अलग है। तो एक को मान लेंगे 2m1 और ये गतिज ऊर्जा, पहला गतिज ऊर्जा है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P²/2m। यहाँ पर 2 देंगे क्योंकि इसमें 4 का प्रयोग करेंगे। तो m1 m2, यहाँ पर देखिए m1 1 रखेंगे, m2 4 रखेंगे। अब देखिए P² यहाँ पे P² है, हमने यहाँ पर 1 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संवेग समान है, इसलिए P आपका क्या बराबर है। तो जब इसका अनुपात निकालेंगे K1/K2 तो क्या होगा? तो P²/2m1/P²/2m2। तो P² से P² कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या? तो 2m2 ऊपर जाएगा और 2m1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, m2/m1। तो m2 4 है, m1 1 है। ठीक है, यानी कि 4/1, यानी कि 4:1। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, क्वेश्चन 10 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। कीचड़ कवच का जो कार्य है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दिशा जड़त्व पर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, दिशा जड़त्व पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा, इसमें होता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस। दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से
अधिक होता है, इसलिए किसी मनुष्य के लिए नदी जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। आगे देखिए, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। पानी से लोहा तथा मैग्नीज को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? तो वायु मिश्रण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है वायु मिश्रण के द्वारा हटाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन कीटहारी पादप है? तो देखिए, कीटहारी पादप क्या होता है? तो कीटहारी पादप वैसे मांसाहारी पौधे होते हैं जो कीड़े मकड़ियों, ठीक है, क्रस्टेशियन, ये कण का शिकार कर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और कीटहारी पौधा का जो उदाहरण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ड्रोसेरा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ड्रोसेरा। इसके साथ में आपको याद रखना है डियोना। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ड्रोसेरा, डियोना और ड्रोसोफाइलम। ड्रोसोफाइलम ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो ड्रोसेरा, डियोना, ड्रोसोफाइलम ये सभी जो है कीटहारी पादप का उदाहरण है। और ये वैसे पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं। आगे देखिए, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? आंसर है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड जो होता है पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है जो प्रस्तुति को नियंत्रित करता है। तो बीज प्रस्तुति जो है एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, द्विबीजपत्रियों में परागन में होते हैं। तो देखिए, एक बीजपत्री भी होता है और द्विबीजपत्री भी होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री का उदाहरण जैसे चना हो गया, मटर, सेम, ये सभी द्विबीजपत्री का उदाहरण है। और इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। आपको याद रखना है द्विबीजपत्रियों में कितने जनन छिद्र होते हैं? 3 जनन छिद्र। 2 आपको आंसर नहीं करना है, 3 करना है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, OTEC का पूरा रूप क्या है? पिछले बार 2024 में बिहार पुलिस में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया था, तो जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है इसको खासकर ध्यान रखना है। तो OTEC का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। काला जार किससे संचारित होता है? देखिए, काला जार को लिशमैनियस भी बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी नाम थोड़ा सा अटपटा है, लिशमैनियसिस। ठीक है, लिशमैनियसिस काला जार का दूसरा नाम है। तो हो सकता है एग्जाम में कभी कभी काला जार ना देकर आपको ये दे दे लिशमैनियसिस। तो ये जो होता है सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा फैलता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बताइए इसको क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, बताइए बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वाचाल। चौथा ऑप्शन आपका सही है, वाचाल बोला जाता है। आगे देखिए, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए, चूरन जो है ये तद्भव है। हम लोग बोलते हैं आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चूरन, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है चूर्ण। और चूर्ण जो है संस्कृत का शब्द है, और जो भी संस्कृत का शब्द होता है वो होता है तत्सम, और इसी का हिंदी रूपांतरण होता है तद्भव। वैसे भी तत्सम और तद्भव के बारे में कई बार बता चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं दूध और यहाँ पर लिखते हैं दुग्ध। तो बताइए कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है?
तो दुग्ध जो है संस्कृत में बोलते हैं तो ये तत्सम है, और दूध हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो ये क्या आपका, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इसका आंसर है आर्ष। क्या बनेगा? आर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? तो ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। निशित का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। तो रात्रि, रजनी, निशा ये एक ही है, जबकि तम जो है ये निशित का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर शब्द का उल्टा होता है आलोक। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सांची की बात करें, ये तो स्तूप है। सांची का महान स्तूप जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। धमेक की बात करें तो धमेक भी क्या है? स्तूप है। ये सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है धमेक, और ये कहाँ पर है? तो सारनाथ में स्थित है धामेक स्तूप। भरहुत की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में है भरहुत स्तूप। तो सांची, भरहुत, धमेक ये सभी स्तूप है, जबकि रांची में स्तूप नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? चलिए, क्वेश्चन 25 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, शायद हमने कल या फिर परसों ही एक नोट्स डाला था, उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी इन सभी से संबंधित जो भी पुस्तक एग्जाम में पूछे आते हैं उसका नोट्स बनाकर आपको दिया है, तो उसका रिवीजन कर लीजिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो बी ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य का। ए ऑप्शन आपका राइट है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ये तो आसान क्वेश्चन है, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत संविधान की जो धारा 1 है उसके अनुसार इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ होगा, ये बताया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको दिया है 1 लाइनर फॉर्म में, उसका रिवीजन कीजिए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये ब्रिटेन की विशेषता है छाया मंत्रिमंडल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शैडो कैबिनेट। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्टूबर 1917 का जो रूसी क्रांति है इसका जनक कौन था पूछा जाता है, तो व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, जो कि आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के निर्माता थे, अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के जनक थे। ठीक, तो रूसी क्रांति की शुरुआत जो है 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद से हुई थी। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, पेट्रोग्राद से हुई थी, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये मिले तो आपको ये आंसर करना है, लेकिन इसका नाम चेंज करके हो गया है सेंट पीटर्सबर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ही सही नहीं है। एनजीटी के बारे में कई बार बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न कि ग्रोथ। ठीक है, एनजीटी की स्थापना 2010 को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट
पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल शिलालेख। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल शिलालेख है इसमें क्या बताया गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का विवरण मिलता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का विवरण किसमें मिलता है? तो ऐहोल शिलालेख में। और इसी शिलालेख के माध्यम से हमें पुलकेशिन के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का विवरण भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस शिलालेख को किसने लिखा था? तो पुलकेशिन के दरबारी कवि रविकृति ने। याद रखिएगा, पूछा जाता है ऐहोल शिलालेख को किसने लिखा था? रविकृति। और ये कौन थे? पुलकेशिन के दरबारी कवि। बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे आप लोग? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं और इसका नोट्स भी डाल चुके हैं। आगे देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे पहले जजिया कर को किसने लगाया था? ये हम बता चुके हैं, बताइए आप लोग। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसका शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 280 में बताया गया है। और योजना आयोग क्या है? तो इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950। ये सब डेट याद रखना है, एग्जाम में आता है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी माना जाता है। कहाँ पर? लुम्बिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ, इसी से अंकित किया जाता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था? तो इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट के द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे, और दिए जाने वाले पद को मनसब, और जो ग्रहण करता था पद को उसको मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अकबर। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? इसका आंसर है स्पेन ने। आगे देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा 3 प्रदेशों को छूती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और सबसे ऊपर उत्तर में नेपाल से भी लगता है। तो राज्य पूछा गया है, 3 राज्य और 1 देश से लगती है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो इसमें 1991 में संशोधन किया गया। अब लास्ट में आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस ये दोनों कब कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए या बिहार पुलिस का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका पूरा नोट्स आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको सब चीज़ जानकारी मिल जाएगा।